हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पेज चैनल जुडिशरी 009। तो आज हमने जो रह गया था बाकी सेक्शन 376 और उसमें जो सज़ा हैं जो 2013 के बाद जो अमेंडमेंट हुई है, जो 2018 के बाद अमेंडमेंट हुई है, वो देखना है। और उसके साथ हमने 377 जो कार्नल इंटरकोर्स है वो उसकी कंसेप्ट को आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं 377 से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि वो नवतेज सिंह जौहर वाली जो जजमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और उस जजमेंट ने क्या ऐसी चीज़ें की जो ये सारा जो आज हम जो चीज़ें देख रहे हैं उसमें क्या ऐसी चेंजेस सोसाइटी में अपने को देखने को मिली, या क्या ऐसी चेंजेस सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की जो होनी चाहिए। तो देखिए, नवतेज सिंह जौहर को समझने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा नाज फाउंडेशन वाले केस से। नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, जो 2009 में केस आया था, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें जजमेंट दी थी। हुआ क्या था, जनरली एक सरकार ने रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चला रखा था। जो एड्स के पीड़ित लोग हैं उनको फ्री मेडिसन, रिहेबिलिटेशन, उनका वो सारा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। लेकिन जो जो मतलब गे होते थे या एलजीबीटी के जो सदस्य होते थे उनको ये रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का बेनिफिट नहीं दिया जाता था, सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से हैं। जिसके कारण उन्होंने रिट फाइल की, जिसका जो नाज फाउंडेशन एक ग्रुप है जो एलजीबीटी के लिए काम कर रहा था, तो उन्होंने एक रिट फाइल की। यहाँ पे एलजीबीटी का मतलब यहाँ पे ये है कि एल का मतलब लेस्बियन, जो मतलब लेडीज़ के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करती हैं, और जी मतलब गे, जो मैन विद मैन के साथ करते हैं, और बी मतलब बायसेक्सुअल जो रहते हैं, जो दोनों के साथ कर लेते हैं। और जो उसके बाद आता है एलजीबीटी, जो है ट्रांसजेंडर्स, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं। तो एलजीबीटी की राइट्स को देखते हुए नाज फाउंडेशन ने एक रिट फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में, तो और जिसमें उन्होंने ये इस चीज़ का उठाया कि जो एड्स रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं वो एलजीबीटी के जो सदस्य हैं उनको इसका जो है बेनिफिट इसी वजह से नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो एक अलग कम्युनिटी से हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एलजीबीटी की फेवर में जजमेंट दी, और जो 377 का जो वो पार्ट था, जो अगर कोई कंसेंटिंग कपल जो अगर कार्नल इंटरकोर्स भी करते हैं तो वो उनको वैलिड माना गया, और उस लेवल पे जो है 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। मतलब ये है कि अगर कोई कंसेंटिंग कपल प्राइवेसी में ऐसा काम करते हैं तो 377 उनके ऊपर नहीं लगेगा। पहले क्या होता था कि ये एक टूल बनाया हुआ था, एक्सप्लॉयटेशन बहुत करती थी पुलिस, करती थी हरासमेंट करती थी, लोग हरास करते थे, या एक ये एक्सटॉर्शन, मनी एक्सटॉर्शन करने का एक बड़ा ज़्यादा सोसाइटी में चला हुआ था कि अगर किसी को ऐसा पकड़ लेना ऐसी एक्टिविटी करते हुए, चाहे वो मतलब प्राइवेट में कर रहे हैं, तो उनको हरास किया जाता था, उनके ऊपर एफआईआर 377 की दर्ज कर दी जाती थी। लेकिन वो आज सिचुएशन, उसके बाद 2009 की जजमेंट के बाद ये सिचुएशन होगी कि वो उन कंसेंटिंग कपल के ऊपर 377 नहीं लगेगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऐसे जजमेंट आने से, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसमें कई चीज़ें ऐसी कही, जैसे उन्होंने कहा कि ये अगर ऐसा कोई लॉ बनाया गया है 377 में, और जो कंसेंटिंग कपल को भी अगर उसमें प्राइवेट में करते हैं, अगर उनको सज़ा दी जाती है 377 में, उनके ऊपर अट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये क्लासिफिकेशन रीज़नेबल क्लासिफिकेशन नहीं माना जाएगा इसे। क्योंकि अगर मानो कि एक कपल, दो कपल अगर अदरवाइज़ वो नेचुरल सेक्स करते हैं, तो अगर उनको प्राइवेटली आप मना नहीं कर सकते, मना नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी अपनी उनको अडॉप्ट कर रही है ऐसे, तो हम जो एलजीबीटी के जो सदस्य हैं अगर वो प्राइवेट में ऐसा कुछ करते हैं तो उनके लिए ये स्पेशल 377 क्यों आया, और इसको विद रिगार्ड टू डैट उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो 377 है ये
1860 में बनाया गया था, लॉ बनाया गया था, जो बेस्ड है जो जुडो क्रिश्चियनिटी मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड के ऊपर। और हम यहाँ पे जो जजमेंट दे रहे हैं, हम आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि अब लॉ क्या कहता है। हमें एथिकल और मॉरल वैल्यू में नहीं जाना होगा, हमें लॉ की सेंस में देखना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की सेंस में देखना चाहिए। और इसमें अगर कोई गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम में एक डिफरेंट एलजीबीटी कम्युनिटी को साइड लाइन कर रही है, तो इसका मतलब वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, जो आर्टिकल 15 उनको प्रोहिबिट करता है। और आर्टिकल 14 जो इक्वेलिटी का प्रिंसिपल है, तो ये इनक्वेलिटी के साथ आप चल रहे हो, तो आर्टिकल 14, 15, 19, 21 के ये अगेंस्ट माना गया है। और आर्टिकल 21 है लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी। अगर वो लिबर्टी के साथ ऐसा उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है डिफरेंट है, तो आप उनको मना नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 15 भी अगर देखोगे तो वहाँ पे वर्ड जो है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो प्रोहिबिशन किया गया वो सेक्स से प्रोहिबिट किया गया, सेक्स और अदर क्लास जो उसमें है। तो सेक्स में सिर्फ मेल एंड फीमेल नहीं आते, उसमें सेक्स ओरिएंटेशन भी इंक्लूड है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस जजमेंट ने एक पेव बना दिया, एक रास्ता बना दिया एलजीबीटी कम्युनिटी को के लिए। तो उसके बाद ये जजमेंट 2009 में आई थी, और उसके बाद इसको चैलेंज किया गया सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन में 2014 में जजमेंट आई। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर उसी तरह ही इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड करार दे दिया, और दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको ओवर रूल कर दिया। और जिसमें कई चीज़ें उन्होंने 2014 में कही। उन्होंने कहा कि अगर आप इस लेवल की सोच रखते हो कि हमारी सोसाइटी इससे सिर्फ मान लो अगर एलजीबीटी के सदस्य हैं और उनकी जो संख्या है वो बड़ी मिनिमम है, तो अगर उनको आप टारगेट करके, और ऐसे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ऐसे हैं भी हैं, तो ये हो सकता है सही नहीं है। लेकिन आप उस सेंस में जाके 377 को आप अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये जो सुरेश कुमार वाली जजमेंट थी, इसने फिर वो रास्ते ब्लॉक कर दिए जो नाज फाउंडेशन ने खोले थे, और ये नाज फाउंडेशन को ओवर रूल कर दिया सुरेश कुमार कौशल ने। उसके बाद लेकिन उसके पैरेलल में एक नालसा वाली जजमेंट आई, नालसा वाला नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें भी ये एक चीज़ उठाई गई कि एलजीबीटी के जो सदस्य हैं वो अगर कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, या किसी जॉब में लगना चाहते हैं, या वो कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, या कोई उनकी वो कौन किसी क्लास में डील करेंगे, तो नालसा ने उनको एक बैकवर्ड क्लास में माना, और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि इसके प्रति आप लॉ बनाइए और एक थर्ड क्लास क्रिएट करिए कि अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है एलजीबीटी कम्युनिटी का कोई बंदा, तो वो एक थर्ड क्लास एज आ उनको रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो इसके बाद ये एक रास्ता एक अलग खुल गया कि अब तो एलजीबीटी के सदस्य थे उनको एक थर्ड क्लास मान लिया गया, और सारे फॉर्म जो निकलेंगे जॉब्स के लिए, या किसी इंस्टीट्यूशन में दाखला लेने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, उनको एक थर्ड क्लास मान लिया गया, और उनको बैकवर्ड क्लास मानते हुए उनके लिए जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम था वो भी ओपन हो गया। तो नालसा वाली जजमेंट ने बहुत अच्छा काम कर दिया। और उसके बाद जो आगे नवतेज सिंह जौहर तक, उसके बाद काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो नवतेज सिंह जौहर को इससे एक रास्ता मिला। उसके बाद नालसा के बाद एक और जजमेंट आई जो बड़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट थी, जैसे पुट्टा स्वामी राइट टू प्राइवेसी वाली, पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें राइट टू प्राइवेसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट माना, जो उसके बाद उसमें ये माना गया कि अगर कोई मतलब प्राइवेसी है जो बंदे की, वो बड़ी उसको एक इस लेवल तक का आपको उसकी प्रोटेक्ट करना है कि जैसे अदर राइट जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो इससे रास्ता ये राइट टू प्राइवेसी का खुला पुट्टा स्वामी में। उसके बाद एक शक्ति वाहिनी वाला केस आया। शक्ति वाहिनी में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि
कोई भी कपल अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपना जो है लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर वो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा कपल की उम्र है तो वो अपनी इच्छा से अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट का ये उसकी ड्यूटी रहेगी कि ऐसे कपल्स को बचाना, कि अगर उनके ऊपर कोई हरासमेंट ना करे या उनको अपना राइट एक्सरसाइज करने के लिए कोई उनके ऊपर कोई बंदिश ना बने। तो ये थोड़ी सी जजमेंट ऐसी थी। और उसके बाद ये जजमेंट आने से काफ़ी चीज़ें खुल गई थी नवतेज सिंह जौहर के लिए। और जब नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 वाला केस आया तो उसमें इन चीज़ों को कंसीडर किया कि नालसा में जैसे एलजीबीटी को थर्ड कम्युनिटी मान लिया, पुट्टू स्वामी में राइट टू प्राइवेसी को मान लिया, जो शक्ति वाहिनी केस में आप लाइफ पार्टनर अपनी चूज़ कर सकते हो। तो नवतेज सिंह जौहर ने कहा कि अगर कोई मेल या फीमेल अपनी इच्छा से लाइफ पार्टनर अगर चूज़ कर सकता है, शक्ति वाहिनी में जैसे कह दिया था, तो एलजीबीटी अपनी इच्छा से लाइफ पार्टनर क्यों नहीं चूज़ कर सकते? उनके सेक्स ओरिएंटेशन अगर डिफरेंट हैं दूसरों से, तो ये जो है शक्ति वाहिनी वाली जो जजमेंट जिस लाइन में जा रही है, तो हमें भी उसी लाइन में एलजीबीटी के लिए रास्ता खोलना होगा। तो उससे काफ़ी चीज़ें फ़ायदा हुई। तो नवतेज सिंह जौहर ने इस चीज़ को कंसीडर कर लिया और उसके बाद राइट टू प्राइवेसी को और ब्रॉड कर दिया नवतेज सिंह जौहर ने, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई कंसेंटिंग कपल, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, वो अगर थर्ड जो क्लास बन चुकी है और वो अपना लाइफ पार्टनर अगर चूज़ कर सकते हैं, तो वो प्राइवेट में अगर कंसेंट से अगर ऐसा कुछ करते हैं जो उनके ओरिएंटेशन डिफरेंट है, सिर्फ आप उनके ओरिएंटेशन डिफरेंट है इस वजह से आप उनको एक उनके साथ आप उनको प्राइवेटली अगर आप वो कर रहे हैं तो आप उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे? तो इसके लिए स्टेट के पास क्या ऐसा रीज़न है? तो स्टेट के पास ऐसा सच कोई रीज़न नहीं था। जिसमें पहले मैं बता दूं कि नवतेज सिंह जौहर है जो वो 3 जज बेंच के पास ये केस गया था 2014 में, लेकिन इसको बाद में रेफ़र कर दिया गया था 5 जज बेंच के पास, जिसमें 2018 में इसकी जजमेंट आई। और 18 के बाद जो इससे पहले वाली जजमेंट थी, उन्होंने इसके लिए रास्ता खोल दिया था। रास्ता खुलने से ये सारी चीज़ों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया। और जिसमें 2 जजमेंट्स और भी हैं, जैसे मैंने बताया था, एक जजमेंट और भी है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ये कहा गया था, ये नवतेज सिंह जौहर से पहले आई थी, उसने भी नवतेज सिंह जौहर को रास्ता बना के दिया एक लेवल का। कॉमन कॉज में ये कहा गया था कि आप इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है बंदे की, उसको हमेशा लाइफ जो आर्टिकल 21 जो कहता है उसी में अगर वो डिग्निटी के साथ अगर वो जीना चाहता है, वो किसी तरह भी डिग्निटी हो गई, अगर वो सोसाइटी को ठेस नहीं पहुंचा रहा है, तो वो उसकी डिग्निटी को आपने हमेशा प्रोटेक्ट करना है। तो नवतेज सिंह जौहर ने उसको भी कंसीडर किया और कहा कि अगर उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट है और उनके ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो आपको इसको फिर भी आपने स्टेट गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेक्ट करना है, ताकि जो एलजीबीटी है, जो इनके ऊपर इतने इन्होंने सोसाइटी में रह के इतने कष्ट झेले हैं, तो इनको भी राइट टू लाइफ विद पर्सनल डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। तो नवतेज सिंह जौहर ने एक बहुत बड़ा काम किया। जो जैसे अगर अपने जो इसमें इंदु मल्होत्रा जो जस्टिस थे, उन्होंने एक वर्ड कहा था कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए एलजीबीटी कम्युनिटी से, जिन्होंने हमारी सोसाइटी ने जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कष्ट किए हैं और उन्होंने कष्ट झेले हैं। तो आज वो टाइम आ गया है कि इनके लिए ये रास्ता खुलना चाहिए, क्योंकि वो थर्ड क्लास बन चुके हैं। और आगे से ये जो है 377 विद रिगार्ड टू कंसेंटिंग कपल, ये फिर वैसे की वैसे ओपन हो गया। ये विद रिगार्ड टू 377 जो आप कंसेंटिंग के साथ और प्राइवेट में आप ऐसा कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी वाले, तो वो उनके फेवर में जजमेंट आ गई। और 377 विद रिगार्ड टू कंसेंटिंग में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, जैसे 2009 में नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट ने किया था, वैसे ही जजमेंट नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2018 5 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने
वैसे ही जजमेंट कर दी। और इसमें जो रास्ते बने थे वो 4 जजमेंट्स थी डिफरेंट, वो मैंने आपको बता दी। एक नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शक्ति वाहिनी वाला जो केस है वो, कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाले जो केस थे ये बड़े इंपॉर्टेंट नवतेज सिंह जौहर के लिए बड़ा इन्होंने कीमती जो है वो नीम पत्थर का काम किया। उसके बाद आ जाओ अपने नवतेज सिंह जौहर हो गया और जो 377 है वो भी कंप्लीट मैंने कर दिया है। उसके बाद आ जाओ 376 का जो पार्ट रह गया था उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए 376 मैंने आपको तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तक समझा दिया था। उसमें जो बाद में 1983 में जो अमेंडमेंट्स हुए थे और अमेंडमेंट करके जो चीज़ें जोड़ी गई थी 114A 228A 114A एविडेंस एक्ट 228A IPC और कुछ ऐसे सेक्शन जोड़ दिए गए थे, जिसमें जैसे 114A में जैसे जनरली ये प्रोसिक्यूशन की बर्डन रहती थी कि उन्होंने कंसेंट है जो लेडी की नहीं थी वो प्रूव करनी होती है, लेकिन ये कोर्ट अब प्रिज्यूम करेगा 114A के तहत कि अगर लेडी ये कह रही है कि उसने कंसेंट सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं दी थी और उसके साथ ये रेप हुआ है, उसकी कंसेंट के बिना हुआ है, तो उसको रेप कंसीडर कर लिया जाएगा। और ये बर्डन शिफ्ट कर दी अक्यूज्ड के ऊपर कि उसने प्रूव करना है कि ये जो कंसेंट थी ये उसकी वैलिड कंसेंट थी, अगर वो इस कंसेंट अपने डिफेंस को साबित करना चाहता है। तो ये चीज़ चेंज होगी। और 228A में भी कि कोई भी लेडीज़ अगर ऐसी एक्टिविटी रेप के कोई एलिगेशन लगाती है जहाँ रेप उसके साथ होता है, तो वो वाली आप उसका नाम और उसका पता एड्रेस वगैरह आप ओपन नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर देगी 228A में IPC के। उसके बाद एक PIL दाखिल की गई। PIL की 376, जैसे वहाँ पे मैन वर्ड यूज़ किया गया कि इस 376 को जेंडर न्यूट्रल कर देना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वुमेन के साथ ही रेप होता है, मैन के साथ भी रेप हो सकता है। तो एक जो है वो एक NGO था वो गया सुप्रीम कोर्ट ने और इसमें उन्होंने ये इसके ऊपर रिट फाइल की कि इसको जेंडर न्यूट्रल कर देना चाहिए 376A को। इसमें वर्ड मैन को हटा के इसमें whoever वर्ड यूज़ कर देना चाहिए, क्योंकि एक जैसे अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखोगे तो वहाँ पे ऐसे लॉ बनाए गए हैं मैन के फेवर में, लेकिन अपने इंडिया में ऐसा लॉ नहीं है। तो लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, क्योंकि इससे पहले लॉ कमीशन ने 172 रिपोर्ट में भी ये कह दिया था कि ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए 375, क्योंकि मैन के साथ भी रेप हो सकता है अगर कंडीशन ऐसी है। तो जनरली उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट को जो है वो खारिज कर दिया, और ये कहते हुए खारिज कर दिया कि क्योंकि पॉक्सो एक्ट डिफरेंट एक बना रखा है जो 18 साल से छोटे बच्चों के ऊपर वहाँ पे लड़के के साथ भी रेप हो सकता है और लड़की के साथ भी रेप हो सकता है। तो ऐसे सेक्शन बना रखे हैं ऑलरेडी, और 18 साल से ऊपर को आप ऐसा नहीं मान सकते कि उसके साथ लड़के जो मेल के साथ रेप हो सकता है। तो उसमें क्योंकि अगर 354 है, 354 में वो ऑलरेडी मेल एंड फीमेल दोनों इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो इसमें 376 बनाने की ज़रूरत नहीं है। 376 में उसको ऐड जेंडर न्यूट्रल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के उस रिट को डिसमिस कर दिया था। तो 354 है जो वो मेल एंड फीमेल दोनों के ऊपर लग सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कह दिया था। वैसे भी वहाँ पे whoever वर्ड यूज़ है, तो आप उसको इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद 2013 में 354A, B, C, D वाले सेक्शन वो जोड़ दिए गए, 326A(B) जोड़ दिया गया, 376 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई जिसको और ये सेक्शन है और इसमें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट कर दी, क्योंकि वो जो दिल्ली गैंग रेप जो हुआ था 2013 में, उसको 2012 में उसको ध्यान में रखते हुए 2013 में ये अमेंडमेंट की गई थी। और अमेंडमेंट होने से ये लॉ है थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट हो गया। जैसे उसमें
376A है, उसमें भी सब्स्टिट्यूट किया गया सेक्शन, कुछ चीज़ें ऐड की गई। और 376 जो ई है वो ऐड किया गया। 376D गैंग रेप वाला जो है वो चीज़ें देखी गई। 376C पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग अगर वो रेप करता है तो उसको डाला गया, या पब्लिक पर्सन इन अथॉरिटी को करता है तो वो 376C में उसको और स्ट्रिंजेंट किया गया। 376B अगर कोई जुडिशल सेपरेशन में कोई हस्बैंड वाइफ के साथ करता है तो उसको डाला गया। और इसमें सज़ा का थोड़ा सा प्रोविज़न, सज़ा की थोड़ी सी और सख्त की गई, और काफ़ी सेक्शन है जो 376 क्लॉज जो है उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी गई। उसके बाद जो 2018 में एक और अमेंडमेंट की गई। 2018 में जैसे 376 जो है ई थी बनाई गई थी, वो ए बी बना दिया एक सेक्शन 376AB, और गैंग रेप के साथ सेक्शन DA और DB बनाया। और उसका कारण ये था कि जो 16 और 12 साल इन में करेक्टराइज्ड कर दिया। 376AB ये भी जोड़ दिया गया, थैंक यू। और 376AB जो जोड़ा गया था उसमें जो एज का थोड़ा सा 12 साल वाला वो कंसेप्ट डाल दी गई, और 12 साल, 16 साल और 18 साल, ये तीन जो है वो अलग अलग प्रोविज़न बना दिए कि अगर 12 साल से छोटे के साथ, अगर बच्ची के साथ आप ऐसा काम करते हो तो उसकी सज़ा और स्ट्रिंजेंट रहेगी। अगर 16 साल से नीचे की और 12 साल से ऊपर वाले से करते हो तो उसकी सज़ा कैसी रहेगी। अगर 18 साल से ऊपर के साथ करते हो तो वो सज़ा, 16 साल से ऊपर वाले के साथ करते हो तो उसकी सज़ा क्या रहेगी। तो ये थोड़े से डिफरेंट सेक्शन बना दिए गए। और इसके अलावा कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर डेथ पनिशमेंट अलग से बना दी, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वो डेथ बना दी थी। और कुछ, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में है तो स्टेट गवर्नमेंट इस पर जो है वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो विद रिगार्ड टू 376 और 377 इसके अलावा और कुछ नहीं रह गया, आपको ये अच्छे से देखना है। और इसमें किस किस सेक्शन में क्या क्या सज़ा दी गई है वो कई बार पूछ लेते हैं पीटी में, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के जुडिशल सर्विसेज के। तो आपको वो सज़ाएं देखनी है, कौन ट्राई कौन करेगा, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, किस में कितनी सज़ा है, कौन से सेक्शन कब ऐड हुए, कौन से सेक्शन में कितनी सज़ा पहले थी और उसके बाद ऐड होने सब्स्टिट्यूट होने से, दोबारा अमेंडमेंट होने से कितनी सज़ा और कर दी गई। तो ऐसे जो है वो दिशा एक्ट इन आंध्रा टू, या बिल्कुल दिशा एक्ट भी एक लेटेस्ट अभी बनाया गया। तो थैंक यू सो मच। तो ये सारी चीज़ें आप ये मेरी इसके लिए आप, मैंने 354 के ऊपर एक अलग से क्लास ले रखी है, वो आप देख सकते हो। वो 354 मैंने और जो है वो अच्छे से समझाया, वो आप अटेंड करिए। और आज के लिए इतना ही। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी क्लास ज्वाइन की और जो मुझे पेज को प्रमोट कर रहे हैं या मेरे पेज को शेयर कर रहे हैं। और आप भी जिन्होंने नहीं किया वो भी करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री क्लास है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पेज हर वो बंदे के पास पहुँचे जो एक्चुअल में पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके फिनेंशियल जो है कैपेसिटी ना होने के कारण कई बार अड़चन आ रही है। तो आप शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय।